जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो है कौन? आपको पता है हमारे प्लांट किंगडम को अगर हम देखते हैं तो उसको हम किस किस में डिवाइड करते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिसमें से एंजियोस्पर्म से हमारे वो वाली फाइलम होते हैं जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर फ्लावर्स क्यों प्रेजेंट है? ये किसका काम करते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं। अगर आप एक फ्लावर को देखते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई देता है? आपको उसके अंदर सेपल्स दिखाई देंगी, पेटल्स दिखाई देंगी, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंड्रोशियम बुलाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम गाइनोशियम बुलाते हैं। अब हम देखते हैं अपने फ्लावर को। तो फ्लावर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बुलाते हैं? सेपल बुलाते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही ब्राइट कलर का क्या दिखाई दे रहा है? पेटल्स दिखाई दे रही है। अब ये ब्राइटली कलर्ड पेटल्स क्यों प्रेजेंट होती हैं? ताकि पॉलिनेटर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, बीज आ सके, बटरफ्लाइज आ सके, ठीक है। उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसकी पेटल्स जो होती हैं वो बहुत ही कलरफुल होती है। और इसकी पेटल्स में क्या प्रेजेंट होता है? नेक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हमारी हनी बीज क्या करती हैं? चूसती हैं। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन प्रेजेंट होता है। और स्टेमन किससे मिलके बना होता है? एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल या फिर कार्पेल प्रेजेंट होता है जो 3 पार्ट से मिलके बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसके अंदर? एंजियोस्पर्म। और हमारे फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं? अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमन की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पहले पढ़ते हैं। तो स्टेमन के अंदर हम किस किस को पढ़ते हैं? एंथर को पढ़ते हैं और फिलामेंट को पढ़ते हैं। तो फिलामेंट कौन सा पोर्शन होता है? लॉन्ग एंड सिलेंडर जो स्टॉक है उसको हम क्या बुलाते हैं? फिलामेंट बुलाते हैं, ठीक है। और हमारा जो एंथर है वो कैसा है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 लोब्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप मेजरली जितने भी एंजियोस्पर्म्स को देखोगे, टिपिकली हम जब एवरेज एंजियोस्पर्म को देख रहे होते हैं तो उनका जो एंथर होता है वो शेप में कैसा होता है? बाई लोब्ड होता है, यानी कि 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर 2 थीका प्रेजेंट होता है। इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं? डायथीकस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो एंथर है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है और उसके हर एक कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट होता है? हर एक लोब पर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजियल लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, जब ये डेवलप हो जाते हैं और भी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? पॉलन सैक बन जाते हैं। पॉलन सैक का मतलब होता है इसके अंदर अब क्या फॉर्म होंगे? पॉलन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या है? आपका फिलामेंट जो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है और ऊपर आपको 2 लोब वाला क्या दिखाई दे रहा है? एंथर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसका सेक्शन देख रहे हो, अंदर से आप इसको देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देंगे? 4 लोब्स प्रेजेंट है जिनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बुलाते हैं। और जब ये और भी फर्दर डेवलप हो जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? पोलन सेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या डेवलप होने वाला है? हमारे पॉलन्स बनने वाले हैं। आपको पता है हमारा जो मेल गेमीट होता है वो क्या कहलाता है? पॉलन ही कहलाता है फ्लावर्स के अंदर, अगर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे डिटेल में। तो जब आप ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की तो आपको क्या दिखाई देता है? 4 वॉल्स आपको दिखाई देती है। तो अब हम देखते हैं अपने माइक्रोस्पोरेंजियम को। तो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, एंडोथीशियम प्रेजेंट होता है, मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है और टैपेटम प्रेजेंट होती है। ये देखो, तो आपकी जो बाहर की 3 लेयर है, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है और मिडिल लेयर्स है। तो इन तीनों का मेजर रोल क्या होता है? ये आपके एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करती है, यानी कि आपका एंथर जो है वो ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से क्या होने लग जाता है? पॉलन जो है वो रिलीज होने लग जाते हैं। उसके बाद आपको एक और लेयर दिखाई दे रही होगी जिसका नाम क्या है? टैपेटम है। तो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टैपेटम का फंक्शन क्या है। पहली बात तो ये हमारी जो 4 लेयर है उनमें से सबसे अंदर वाली लेयर कौन है? टैपेटम है, ठीक है। और ये क्या करती है? आपके जो पॉलन ग्रेन है उनको नरिश करने का काम करती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब जो आपकी टैपेटम की सेल होती है उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो अपने टैपेटम को तो आपको यहाँ पर बहुत सारा डॉट 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 दिखाई दे रही है, वो क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर आपको न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है? आपके माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और उसके हर 2 लोब पे, उसके हर एक लोब पे क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहां पर फिर 4 लेयर्स प्रेजेंट है और उन 4 लेयर्स के क्या फंक्शन है ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो जब है ना हमारे माइक्रोस्पोर बनते हैं किससे? पॉलन मदर सेल से। देखो यहाँ पर आपको है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो हमारी पॉलन मदर सेल से मियोसिस का प्रोसेस होने के बाद जब क्या बन जाते हैं?
माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का फॉर्म होना। तो क्या फॉर्म हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। अब जो हमारे माइक्रोस्पोर बने हैं वो किस में अरेंज रहते हैं, 4 सेल के क्लस्टर में अरेंज रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या है, हमेशा आपको कैसे दिखाई देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारे जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मेल गैमीट बुलाते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन मेनली अगर आप उनकी शेप देखोगे तो वो स्फेरिकल होते हैं। उनका जो डायमीटर है वो कितना हो सकता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच में लाई करता है। ये देखो मैंने अभी आपको बताया ना, तो इस तरीके से हमारा पोलन प्रेजेंट होता है। अब पोलन के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है, और अब ये किसमें टूट जाता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो अगर आप अपने पॉलन ग्रेन को देख रहे हो तो पॉलन ग्रेन के पास है ना 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो हमारे पॉलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है, उसको हम बुलाते हैं एक्साइन, ठीक है। और उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बुलाते हैं इंटाइन। तो हमारे पॉलन के बाहर जो लेयर है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल है जो एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल है और हाई टेम्परेचर में डाल दो तो भी ये पॉलन ग्रेन को बचा के रखता है। आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर डाल दो तो भी ये पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व रखता है। आप इसको एल्कली के अंदर डाल दो, यानी कि आज तक है ना हम ऐसा कोई एंजाइम नहीं ढूंढ पाए जो किसको डिग्रेड कर सके, हमारे स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके, ठीक है। अब आप देखोगे जब आप पॉलन ग्रेन को देख रहे हो तो यहाँ पर है ना आपको एक्साइन वाली लेयर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जर्म पोर देखने को मिलेगा। अब ये जो जर्म पोर जहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने आपको बताया स्पोरोपोलिनिन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो किसी चीज को अंदर जाने ही नहीं देगा। लेकिन जर्म पोर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है हमारे पॉलन ग्रेन को फ्यूचर में जाके क्या करना है, जर्मिनेट करना है, ठीक है। जर्मिनेट करेगा तभी तो उस सीड का कोई फायदा होगा, तभी तो उससे क्या बन पाएगा, फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। तो जर्म पोर जो होता है वो एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो हमारे पॉलन ग्रेन है वो हमारे हजारों साल तक प्रिजर्व रहते हैं, फॉसिल की फॉर्म में हमें मिले हैं। किसकी वजह से, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है उनके बाहर की लेयर में, क्या किससे बनी हुई है, वो स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। फिर आते हैं हमारी पॉलन ग्रेन की इंटरनल लेयर, ठीक है। इनर वॉल जो है हमारे पॉलन ग्रेन की वो क्या कहलाती है, इंटाइन कहलाती है। तो ये बहुत पतली सी होती है और कंटिन्यूअस लेयर है, यानी कि लगातार बनी हुई लेयर है ये। और किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हो। जैसे कि हमारी एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है और हमारी जो इंटाइन है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई है। उसके बाद अगर आप देखोगे आपके पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो किससे सराउंडेड रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। और जब हमारा पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इसके पास 2 सेल्स प्रेजेंट होती है, एक को हम वेजिटेटिव सेल बुलाते हैं और एक को हम जनरेटिव सेल बुलाते हैं, देखिए, ठीक है। तो देखो बाहर इसके 2 लेयर है, एक लेयर क्या है, एक्साइन है, अंदर वाली लेयर क्या है, इंटाइन है। फिर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। और जब ये मैच्योर हो गया तो इसने 2 सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट हो गए, एक को हम बुलाते हैं वेजिटेटिव सेल और एक को हम बुलाते हैं जनरेटिव सेल। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके जो वेजिटेटिव सेल है अगर उसका साइज आपने अभी अभी देखा तो क्या होती है, वो बड़ी होती है और उसके अंदर है ना बहुत सारा फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस भी उसके अंदर प्रेजेंट है। और अगर आप जनरेटिव सेल को देखोगे तो वो स्मॉल होती है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही होती है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर फ्लोट कर रही होती है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पिंडल शेप्ड आपको डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब जो हमारे 60% एंजियोस्पर्म है उनका जो पॉलन ग्रेन है वो किस स्टेज में, पॉलन मतलब एंथर से बाहर निकल जाता है, 2 सेल स्टेज में बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी अराउंड 40% स्पीसीज हमारी बच गई। उनके अंदर क्या होता है, जनरेटिव सेल माइटोटिकली खुद को डिवाइड करती रहती है और क्या फॉर्म कर देती है, 3 सेल स्टेज को फॉर्म कर देती है। यानी कि ज़्यादातर प्लांट्स को जब आप देखते हो ना, यानी कि हमारे 60% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जब एंथर में से पॉलन निकल जा रहा है तो वो किस स्टेज पे है, 2 सेल स्टेज पे है। लेकिन हमारे बहुत सारे 40% के अराउंड हमारे ऐसे भी एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर वो किस स्टेज पे शेड होता है, 3 सेल स्टेज पे शेड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि हमारे प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे तभी तो वो एग तक पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। लेकिन उसके अलावा पॉलन ग्रेन जो है बहुत सारी स्पीसीज के वो क्या कॉज कर सकते हैं, एलर्जीज कॉज कर सकते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज कर सकते हैं, यानी कि जो उनके
बहुत सारे लोगों के जो लंग्स होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दे सकते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये किसकी वजह से हो सकता है, बहुत सारे लोगों को पॉलन से एलर्जी होने की वजह से, ठीक है। उसके अलावा पार्थीनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, वो इंडिया में किस तरीके से आया था, जो आज हमारे लिए क्या बन गया है, एक वीड बन गया है। जब हम यूएसए से वीट को इंपोर्ट करते थे तो उसी के साथ इंडिया में क्या आ गया, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास आ गया, ठीक है। अब ये बहुत ही मेजर वीड है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पॉलन ग्रेन है वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं। पॉलन टैबलेट्स को खाने की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे लोग उनको एज फूड भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि पॉलन को कंज्यूम करने से जो हमारे एथलीट्स हैं, रेस हॉर्सेज है, उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बेटर होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। वो आपको कुछ बीमारियां भी दे सकते हैं, अस्थमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। उसके अलावा वो फूड की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, न्यूट्रिएंट का रिच सोर्स होते हैं। अब देखो एक वर्ड होता है पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी। तो देखो पॉलन जो है वो रिलीज तो हो गया, पर वो वाइबल है कि नहीं, वो जर्मिनेट कर सकता है कि नहीं। तो बहुत सारी हमारे ऐसी क्रॉप्स होती है, जैसे कि हमारी जितनी भी सीरियल क्रॉप्स है, यानी कि हमारे जो चावल है, गेहूं है, उनके अंदर हमारा पॉलन ग्रेन जैसे ही रिलीज होता है ना, उसके 30 मिनट के अंदर ही वो अपनी वाइबिलिटी लूज कर देता है, ठीक है। और बहुत सारे हमारे ऐसी फैमिली मेंबर्स है, जैसे कि रोजिएसी है, लेग्यूमिनेसी है, सोलिनेसी है, जहां पर वाइबिलिटी महीनों तक मेंटेन रहती है, यानी कि कई महीने के बाद भी, जब पॉलन रिलीज हुआ था उसके बाद भी अगर आप उसको यूज करते हो तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पॉलन ग्रेन है उसको स्टोर करके रखते हैं हम किसके अंदर, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। और आपको पता है जब हम किसी भी चीज को इसमें प्रिजर्व करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पर उसको प्रिजर्व करते हैं, तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो अपने पॉलन ग्रेन को हम फ्यूचर यूज के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम बात करेंगे फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पिस्टिल पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम भी बुलाते हैं, पिस्टिल भी बुलाते हैं, कार्पेल भी बुलाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पिस्टिल और कार्पेल है जो फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। वो 3 पार्ट कौन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा क्या होता है, वो वाला पार्ट होता है जहां पर आकर पॉलन लैंड करता है। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम कौन करता है, स्टिग्मा करता है, ठीक है। फिर एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट प्रेजेंट होता है किसके नीचे, स्टिग्मा के नीचे, जो क्या करता है, जो पॉलन लैंड किया था उसको लेके जाता है, कहां तक लेके जाता है, ओवरी तक लेके जाता है। और जो सबसे बेस वाला पोर्शन होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्वोलन पार्ट होता है, वो क्या होता है, ओवरी होती है, ठीक है। अब ओवरी के अंदर ही ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है और प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारी ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या रिलीज होने वाला है, एग्स रिलीज होने वाले हैं। देखो जो हमारा मेल प्लांट पार्ट था वहां से क्या आ गए हैं, पॉलन्स आ गए हैं। और अब पॉलन्स कहाँ पहुंच गए हैं, किस तक पहुंच गए हैं, एग्स तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसी ओवरी में एक भी हो सकता है, जैसे हमारे वीट, पैडी, मैंगो, इनके अंदर क्या होता है, एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और कुछ में ना बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी आपने पपीते को कट किया है, वाटरमेलन को कट किया है, तो आपने देखा है उसके अंदर से है ना बहुत सारे सीड्स निकलते हैं। तो आपको पता है ना हमारे ओव्यूल्स क्या फॉर्म करते हैं, सीड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक भी हो सकता है और मेनी भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो ये है हमारा पिस्टिल या फिर कार्पेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है स्टिग्मा, जहां पर आकर हमारा पॉलन लैंड करता है। फिर स्टाइल के थ्रू ये ट्रैवल करता है और कहाँ पहुंच जाता है, हमारी ओवरी तक पहुंच जाता है। और ओवरी के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, थैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर आप अपने फीमेल गेमिटोफाइट को देखो, तो फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, हाइलम दिखाई देगा, फ्यूनिकल दिखाई देगा, माइक्रोपाइलर पोल दिखाई देगा, इंटेग्यूमेंट्स दिखाई देंगे, न्यूसिलस प्रेजेंट होता है और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका चैलिजल पोल भी आपको दिखाई देगा। अब देखो आपको सिंगल पिस्टिल भी दिखाई देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी, यानी कि सिंगल कार्पेलरी प्रेजेंट है, सिंगल कार्पल प्रेजेंट है, सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, मोनोकार्पेलरी बुलाते हैं। अगर बहुत सारी पिस्टिल्स प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। अगर आपकी जो पिस्टिल है वो आपस में फ्यूज्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। अगर फ्री पिस्टिल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। यानी कि हमारी जो एक फ्लावर के अंदर है ना 4-5 पिस्टिल प्रेजेंट है, वो सारे की सारी आपस में चिपकी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलते हैं।
और अगर हमारी एक एक पिस्टल एकदम अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एकदम अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी बुलाते हैं। तो ओव्यूल जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, किसकी मदद से, एक स्टॉक की मदद से, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फ्यूनिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारी जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकल रीजन के साथ क्या करती है, फ्यूज रहती है, कहां पर, हाइलम में, ठीक है। अब हाइलम क्या दिखाता है, ये जो स्पेस है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, हाइलम से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारा जो ओव्यूल है उसके पास है ना प्रोटेक्टिव एनवलप प्रेजेंट है, यानी कि उसको है ना किसी से भी प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास कुछ आउटर लेयर्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स किसको सर्कल करके रखते हैं, न्यूक्लियस को सर्कल करके रखते हैं। सिर्फ एक जगह से वो इसको सर्कल करके नहीं रखते, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। देखो ये देखो, तो देखो हाइलम प्रेजेंट है, उसके बाद हमारा फ्यूनिकल प्रेजेंट है, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। लेकिन एक जगह से इन्होंने कवर नहीं कर रखा है, कहां से, माइक्रोपाइलर एंड से इन्होंने उसे कवर करके नहीं रखा है, किसको, न्यूक्लियस को। अब जो आपका ऊपर वाला एंड है उसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, और उसके अपोजिट जो एंड होता है, उसके बेस पार्ट में जो एंड होता है उसको हम चैलिजल एंड बोलते हैं। देखो ऊपर आपको दिखाई क्या दे रहा है, माइक्रोपाइलर पोल दिखाई दे रहा है, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, चैलिजल पोल दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स ने किसको घेर रखा है, न्यूक्लियस को घेर रखा है। अब न्यूक्लियस के अंदर है ना बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, जिनके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व देखने को मिलता है, और ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, अंदर आपको और भी क्या दिखाई देता है, एम्ब्रियो सैक दिखाई देता है, और इसी एम्ब्रियो सैक को हम क्या बुलाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बुलाते हैं, ठीक है। अब एक ओव्यूल के अंदर मेजरली क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, जिससे क्या फॉर्म होता है, मेगास्पोर फॉर्म होता है। अब उसके बाद आता है मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो मेगास्पोर बनने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस उसको हम बोलते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल से अगर क्या बन रहे हैं, मेगास्पोर्स बन रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब जो हमारे ओव्यूल्स है वो किससे बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं, ठीक है। और ये एक लार्ज सेल होती है, इसके अंदर भी डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर किस तरह की डिवीजन आपको देखने को मिलती है, मियोटिक डिवीजन देखने को मिलती है। अब मियोसिस की वजह से क्या होता है, 4 मेगास्पोर यहाँ पर बन जाते हैं। अब देखो 4 मेगास्पोर बन गए, अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को देखते हैं तो एक मेगास्पोर जो होता है वो तो फंक्शनल होता है, बाकी के जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, एम्ब्रियो सैक कहलाता है, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो सैक बना वो सिंगल मेगास्पोर से बना, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बुलाते हैं। एक स्पोर से डेवलपमेंट हुई है तो इसको हम क्या बुलाएंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बुलाएंगे। देखो 4 माइक्रोस्पोर बने थे, जिसमें से 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल था। अब हमारा जो एक फंक्शनल था उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा माइटोसिस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, माइटोसिस होने के बाद क्या बनता है, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनता है, उसके बाद और ज्यादा माइटोटिक डिवीजन होता है, अब क्या बन जाता है, 4 न्यूक्लियस बन जाता है, फिर और ज्यादा होता है तो क्या बन जाता है, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बन जाता है। पहले आपको 2 सेल मिली, फिर आपको 4 सेल मिली, फिर आपको 8 सेल मिली। अब जब हमारी 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, सेल वॉल्स जो है वो टूट जाती हैं और फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक हमें मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड था, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। अब इसने क्या किया, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, डायड बनाया, ठीक है। पहले आपको 2 सेल दिखाई दे रही है, 2 से अब कितनी बन गई है, 4 बन गई है, 4 से कितनी बन गई है, 8 बन गई है। अब आपकी ये 8 सेल्स किस तरीके से डिवाइड हो जाती है, आपको 3 सिनर्जिड्स के पास दिखाई दे रही है, फिर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, और एंटीपोडल एंड पर भी क्या प्रेजेंट है, 3 सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से हमारी 8 सेल जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। अब जो हमारी 3 सेल जिन्होंने माइक्रोपाइलर एंड पे खुद को ग्रुप किया है उसको हम क्या बुलाते हैं, एग अपरेटस बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनमें से 2 सिनर्जिड्स है और एक एग सेल है। अब सिनर्जिड्स के पास जो है एक आपको माइक्रोपाइलर टिप पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, आपकी जो पॉलन ट्यूब आती है
उसको सिनर्जिड के अंदर लेके जाने का काम कौन करता है? फिलीफॉर्म अपरेटस करता है, यानी कि फिलीफॉर्म अपरेटस उसे रास्ता दिखाता है। देखो हमारा जो पॉलन है वो आके लैंड किया था स्टिग्मा पे, फिर वो स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब की मदद से आ रहा है, ठीक है। अब उसे कहाँ जाना है? ओवरी के अंदर जाना है। अब उसे गाइड करने का काम कौन करेगा? ये फिलीफॉर्म अपरेटस करेगा। ये फिलीफॉर्म अपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या करेंगे? इसको गाइड कर रहे हैं ताकि ये कहाँ जा सके? सिनर्जिड के पास पहुंच सके, और यहीं पर जाकर क्या होना है? आपका फ्यूजन होना है। अब जो 3 सेल्स है वो चैलिसल एंड पे प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बुलाते हैं? एंटीपोडल्स बुलाते हैं, और एक लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट है और जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसलिए एक एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक को जब हम देखते हैं मेच्योरिटी पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और 7 सेल्ड है वो, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। उसके बाद आता है ये सब कुछ हुआ, ठीक है। आपने देखा मेल गैमीट कैसे बनते हैं, आपने देखा फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं। अब उनके बीच में ट्रांसफर कैसे होने वाला है? तो पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है एंथर से वो स्टिग्मा के पास जो पहुंचने वाला है, इस प्रोसेस को हम क्या टर्म करते हैं? पॉलिनेशन टर्म करते हैं। अब पॉलिनेशन के परागण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन के टाइप में सबसे पहले आता है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। तो ये क्या होता है? सेम फ्लावर के अंदर अचीव किया जाता है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलन प्रेजेंट था वो कहाँ पर पहुंच गया है? उसी के एग जो बना है वहां पर उस तक पहुंच गया है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर ये सब कुछ एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। आपने है ना बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे कि बॉयला, जिसको हम कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस बोलते हैं, कॉमेलिना बोलते हैं। इनके अंदर है ना 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक को हम बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो चैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो तो फिर भी थोड़े से एक्सपोज रहते हैं, उनके एंथर और स्टिग्मा जो है वो थोड़े से आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल खुलते ही नहीं है, उनके एंथर और स्टिग्मा जो है बिल्कुल एक्सपोज नहीं होते। तो उसमें हमेशा क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये खुलते क्यों नहीं है? ताकि इनके अंदर क्या प्रमोट किया जा सके? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा सके। अब देखो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन क्या हुआ? एंथर से निकला और कहाँ पर पहुंच गया? सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पर अगर लैंड कर गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। कभी कभी तो ये प्रोसेस अपने आप हो जाता है, कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन में तो खुद हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले प्रोसेस में हमें किसी की मदद लगेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके डिफरेंट टाइप है। दूसरा टाइप आता है जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी में क्या होता है? एंथर से स्टिग्मा पे तो पहुंच रहा है लेकिन सेम फ्लावर तक नहीं पहुंचेगा। सेम प्लांट पे जो दूसरा फ्लावर लगा हुआ है, एक प्लांट पे एक ही फ्लावर तो नहीं लगा होता, दूसरा कोई फ्लावर भी लगा होगा। तो अगर एक फूल में से निकल के दूसरे फूल को जाके क्रॉस कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिटनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ये ऑटोगैमी से ज्यादा मैच करता है। फिर आता है जीनोगैमी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर 2 डिफरेंट प्लांट्स की बात हो रही है। पपाया का एक प्लांट कहीं बहुत दूर लगा हुआ था, उसका मेल पॉलन निकला और वो किसी फीमेल पपाया के प्लांट पे जाके गिरा। 2 डिफरेंट प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि एक प्लांट अलग जगह पे है, दूसरा प्लांट एक अलग जगह पे है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जीनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, इससे आप समझ पाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल होते हैं ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल होते हैं जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है? एक ही फ्लावर के अंदर सब कुछ हो रहा है। जिटनोगैमी में क्या हो रहा है? फ्लावर तो 2 है लेकिन प्लांट सेम है, ठीक है। लेकिन जीनोगैमी में क्या होता है? 2 डिफरेंट प्लांट है, 2 डिफरेंट फ्लावर्स है, ठीक है। सेम प्लांट पे भी नहीं होगा यहाँ पे। अब हमारे जो पॉलिनेशन के परागण के एजेंट है वो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं, यानी कि लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। तो पॉलिनेशन में हमारी हेल्प कौन करता है? हवा करती है, ठीक है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे ही बहुत तेज हवा चलती है तो बहुत सारे पॉलन जो है वो उड़ जाते हैं उसके साथ, और वो जाके किसी फ्लावर को क्या कर देते हैं? पॉलिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब जो हवा से जिनका पॉलिनेशन होना है, तो ऐसे पॉलन ग्रेन क्या होने चाहिए? बहुत हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि वो हवा के साथ आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो वेल एक्सपोज स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और मोस्टली इसके एग्जांपल कौन है? आपका जो कॉर्न कॉब होता है, यानी कि जो भुट्टे का प्लांट होता है, आपके जितने भी ग्रासेस होते हैं वो सब क्या दिखाते हैं? उनमें पॉलिनेशन कैसे हो रहा होता है? हवा की मदद से हो रहा होता है। फिर है ना बहुत सारी ऐसी स्पीसीज भी है, अराउंड 30 जनरा ऐसी भी है जहां पर पॉलिनेशन किसकी मदद से हो रहा होता है? पानी की मदद से हो रहा होता है। मोस्टली मोनोकॉट्स है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पानी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? पानी कर रहा है। जैसे कि हमारी जितनी भी एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, ये सब में क्या होता है? पानी मदद करता है।
वेसिलेरिया, हाइड्रीलिया, जोस्टेरा, ये सारे प्लांट्स क्या शो करते हैं? पॉलिनेशन बाय वाटर शो करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो पानी में भीग नहीं जाए तो उसके बाहर एक म्यूसिलेजियस कवरिंग प्रेजेंट होती है। गीला होने से बचाने के लिए उसके पास एक कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो पॉलिनेशन है वो मधुमक्खियों की मदद से भी करा जा सकता है, बटरफ्लाई की मदद से करा जा सकता है, बीटल्स की मदद से किया जा सकता है, वॉस्प की मदद से किया जा सकता है, आंट, मॉथ, ये सब हमारी मदद कर सकते हैं। और आपने देखा होगा हमारे फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर के होते हैं। तो वो ऐसा क्यों होते हैं? ताकि वो इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो कभी कभी आप देखोगे बहुत बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं ना, यानी कि जो प्राइमेट्स है, ठीक है, रोडेंट्स है, रेप्टाइल्स है, ये भी हमारी पॉलिनेशन में समटाइम कुछ स्पीसीज में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जितने भी हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है, यानी कि जहां पर पॉलिनेशन कौन करने वाले हैं? इंसेक्ट्स करने वाले हैं। तो आप देखोगे उनकी जो फूलों की पत्तियां होती है वो बहुत ही कलरफुल होती है, बहुत ही अच्छी उनमें से खुशबू आ रही होती है और नेक्टर में बहुत रिच होती है। जैसे ही वो हमें पॉलिनेट करते हैं तो उन्हें भी तो बदले में कुछ चाहिए ना, तो वो क्या चूसती हैं? फलों का रस चूसती हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं? नेक्टर बुलाते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स जो है वो किसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं? कलर की वजह से, फ्रेग्रेंस की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो प्लांट को, फ्लावर को पॉलिनेट कर रहे हैं और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है। अब कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको पॉलिनेट करने में हमारी मदद कौन करती है? मक्खियां करती हैं, बीटल्स करती है। तो इनके अंदर से है ना बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अजीब सी स्मेल को, अजीब सी ऑर्डर को रिलीज करेंगे ताकि वो किनको अट्रैक्ट कर सके? अपनी तरफ फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। पॉलिनेशन के बदले बीज को क्या मिल जाता है? नेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या शो कर रहे हैं? म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को कोई ना कोई फायदा पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। अब कभी कभी तो होता है कि उनको नेक्टर मिल रहा है, कभी कभी उनको कुछ और चीज चाहिए होती है। जैसे कि एक फ्लावर है जिसको हम क्या बोलते हैं? अमोरफिलस बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लावर बहुत ही बड़ा होता है। ये क्या करता है? जो इसको पॉलिनेट करता है उसको बदले में जगह देता है ताकि वो अपने अंडों को वहां पर क्या कर सके? एक सेफ स्पेस में दे सके, ठीक है। उसके अंडों को प्रोटेक्ट करने का काम देता है, शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके अलावा आपने देखा होगा एक मॉथ होता है और एक प्लांट होता है युक्का। ये दोनों के दोनों भी क्या करते हैं? एक दूसरे के बिना ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मॉथ क्या करता है? अपने एग्स को वो डिपॉजिट कर देता है कहां पर? फ्लावर के अंदर, और बदले में ये फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है। अब देखो जब बार बार है ना सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन जब बार बार होता रहता है तो इसकी वजह से क्या आता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स बन रहे हैं, जो सीड्स बन रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो खराब हो रही होती है, ठीक है। अगर सेम ही जीन्स, सोचो आपकी फैमिली में ना डायबिटीज है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां रन कर रही है, और आपके है ना सेम ही फैमिली में शादी होते रहे, तो आपके जो बच्चे हैं उनके जो जीन्स हैं वो बहुत ही खराब होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है हमारे प्लांट्स के अंदर। तो सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होने की वजह से उनकी जो क्वालिटी है वो खराब होती है और एक सिचुएशन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना चाहते हैं। अब इसको डिस्करेज करने के लिए ना फ्लावर्स बहुत ही स्मार्टली वर्क करते हैं। तो कुछ स्पीसीज में क्या होता है? पॉलन रिलीज हो जाता है और जो स्टिग्मा है वो अभी रिसेप्टिव नहीं हुआ, यानी कि स्टिग्मा अभी रेडी नहीं है पॉलन को लेने के लिए, ठीक है। ये तो क्या होगा? अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं बना था और पॉलन रिलीज हो गया। कभी कभी क्या होगा कि स्टिग्मा एकदम रिसेप्टिव है लेकिन पॉलन बहुत बाद में रिसीव होगा, ठीक है। ये क्या डिस्करेज करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है, ठीक है। कुछ कुछ में क्या होगा? एंथर और स्टिग्मा जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस्ड है, यानी कि आपका जो एंथर है वो नीचे की तरफ प्लेस्ड है, स्टिग्मा जो है वो ऊपर की तरफ प्लेस्ड है। तो इसकी वजह से क्या होगा? वो पॉलन जो है वो रिलीज हुआ लेकिन वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशनिंग इस तरीके से हो रखी है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि देखो जिन प्लांट्स के अंदर सिर्फ ऐसे फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो यूनिसेक्सुअल है, यानी कि या तो सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है या तो सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। उसके अलावा होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है? पॉलन को प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो सेम फ्लावर को क्या ना कर दे? पॉलिनेट ना कर दे, फर्टिलाइज ना कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि पॉलन स्टिग्मा पे लैंड किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? पॉलन ट्यूब को ही नहीं बनने देगा, यानी कि यहाँ पर हमारा स्टिग्मा क्या करता है? पॉलन ट्यूब को फॉर्म ही नहीं होने देता है। तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी तो वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा? ओवरी तक नहीं पहुंच पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ये हमारे ऐसे 4 मेथड्स हैं जिनसे हम क्या डिस्करेज कर सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, पिस्टिल के ऊपर, तो पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ये रिकॉग्नाइज कर सकती है कि ये जो पोलन मेरे पास आया है, क्या ये राइट टाइप है, क्या ये कंपैटिबल है, क्या ये रॉन्ग टाइप है, इनकम्पैटिबल है। तो अगर राइट है, अगर उसको लगा कि ये मेरे लिए ठीक है, तो क्या करेगी, इसको प्रमोट करेगी, इसको एक्सेप्ट कर लेगी और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये एग्स तक पहुंच जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर उसको लगा कि ये पोलन जो है ये तो गलत इंसान है, ठीक है, ये तो बेकार इंसान है मेरे लिए, ये पोलन मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो पिस्टिल इसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, पोलन जर्मिनेशन होने ही नहीं देती है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को होने ही नहीं देती है। ठीक है, अब उसके बाद जब पोलन ट्यूब बन गई और कहां पर पहुंच गया आपका पोलन, ओवरी तक पहुंच गया है। ठीक है, अब वो कहां पहुंचेगा, ओव्यूल तक पहुंचता है, किसकी मदद से, माइक्रोपाइलर एंड की मदद से। ठीक है, और इसकी मदद कौन करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस मदद करते हैं। मैंने आपको बताया था पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम कौन करता है, हमारे फिलीफॉर्म अपरेटस करते हैं, और उसके बाद हमारा पोलन रिलीज हो जाता है, किसके पास पहुंच जाता है, सिनर्जिड्स के पास पहुंच जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड कर सके। अब आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फ्लावर की उसी से होती है जिससे हम चाहते हैं, यानी कि जिस पॉलन को हमने चूज किया है कि ये मेरे को एक अच्छी क्वालिटी का पॉलन लग रहा है, मैं इसी से चाहती हूँ कि ये फ्लावर जो है फर्टिलाइजेशन करे। ठीक है, लेकिन अब वो तो सेल्फ पॉलिनेशन, तो उस फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, वो उसी से पॉलिनेट हो जिससे हम पॉलिनेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोसेस होता है इमेस्क्यूलेशन, दूसरा प्रोसेस होता है बैगिंग। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, फोर्सेप्स की मदद से क्या करते हैं, अभी उसके अंदर से एंथर से पोलन रिलीज नहीं होते, उससे पहले ही हम उसके एंथर वाले पार्ट को फोर्सेप की मदद से रिमूव कर देते हैं। अब यानी कि हमने है ना बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या बना दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिया, यानी कि पिस्टिल पे अब वो अपने एंथर को डाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे पहले हमने क्या कर दिया, एंथर को ही रिमूव कर दिया। तो एंथर को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेस्क्यूलेशन बोलते हैं। अब देखो, मैंने उससे तो रिमूव कर दिया, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ ना कि जिस किसी से मैं चाहती हूँ उसी से फर्टिलाइजेशन हो। तो हम क्या करते हैं, कोई और उसको आके फर्टिलाइज ना कर दे, तो जो फीमेल फ्लावर है उसको हम एक सूटेबल बैग से कवर कर देते हैं, जो किसका बना होता है, बटर पेपर का बना होता है, ताकि वो किसी और पोलन से जर्मिनेट ना हो जाए, और हम उसी से उसको जर्मिनेट करना चाहते हैं जिससे हम चाहते हैं। ठीक है, तो जब तक हम उसको कवर्ड रखते हैं, जब तक वो क्या ना हो जाए, स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव ना बन जाए। जब मुझे लगेगा कि इसका स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव बन गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी चॉइस का जो पोलन ग्रेन हमने पहले से उसके लिए सोच रखा था कि ये बहुत ही अच्छा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर डस्ट कर देंगे, उसके ऊपर छिड़क देंगे, और उसके बाद उसको हम दोबारा से रीबैक कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और थोड़े दिन के बाद क्या होगा, हमें अपनी चॉइस का क्या मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा। अब देखो ये एक तरीके से क्या है, अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम है, ये है अरेंज मैरिज। आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप किसी और से शादी ना कर लो, तो वो क्या करते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो वो क्या है, इमेस्क्यूलेशन है। ठीक है, फिर वो आपको उस टाइम तक कंट्रोल में रखते हैं जब तक उन्हें ऐसा ना लगे कि आप उनके चॉइस के पार्टनर से शादी नहीं कर लेते। जब उनकी आपके चॉइस के पार्टनर से शादी हो गई, तो आपको अलाउ करते हैं कि अब आप इनके साथ बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से इमेस्क्यूलेशन एंड बेगिंग को समझने का तरीका है। उसके बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको पता है हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है, तो आपको पता है फिलीफॉर्म अपरेटस ने हेल्प की, और सिनर्जिड्स के अंदर कौन पहुंच चुका है, हमारा पोलन ट्यूब पहुंच चुकी है। अब पोलन ट्यूब यहाँ पर क्या करेगी, मेल गैमीट्स को रिलीज कर देती है। ठीक है, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में उसने क्या किया, दो मेल गैमीट को रिलीज कर दिया। ठीक है, एक मेल गैमीट कहाँ चला गया, एग सेल के पास चला गया, और किससे फ्यूज कर गया, जाके एग सेल से फ्यूज कर दिया। ये जाके फ्यूज कर गया न्यूक्लियस से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इसको हम सिनगैमी बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, एक डिप्लॉइड सेल हमें मिल गया, जिसको हम क्या बुलाएंगे, जाइगोट बुलाएंगे। अब हमारा जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास, जो सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई है, वहां पर पहुंचेगा और उनके साथ फ्यूज करेगा, और क्या बनाएगा, एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, आपको ये पेन की फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज कर गए, इसलिए इसको हम क्या टर्म करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन टर्म करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या हुआ, सिनगैमी भी हुई, ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये दोनों की दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हुई है, इसलिए इस इवेंट को हम क्या टर्म करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन टर्म करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी सेंट्रल सेल है जिसके अंदर अभी ट्रिपल फ्यूजन हुआ था वो क्या बन जाती है, हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। ठीक है, और जो हमारा जाइगोट है वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे फिलिंफॉर्म अपरेटस ने हेल्प किया मेल गैमीट को अंदर करने के लिए। मेल गैमीट दो आए थे, एक ने क्या किया, फ्यूज कर लिया एग सेल के पास और क्या बन गया, जाइगोट बन गया, 2n बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारा एक दूसरा मेल गैमीट जो है वो सेंट्रल सेल के पास आया और इससे जाके फ्यूज कर गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गए, 3n प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और हमारे जो एंटीपोडल सेल्स थे वो अब क्या करने शुरू हो गए हैं, डी जनरेट करने शुरू हो गए हैं। अब जो हमारा जाइगोट है वो खुद को डिवाइड करना शुरू करेगा, डिवाइड होके वो क्या बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद वो क्या बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो मिल जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, एंडोस्पर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है आपकी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो अब क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड करती रहेगी, रिपीटेडली डिवाइड करती जा रही है, और क्या फॉर्म कर लिया उसने, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लिया है। अब इस टिश्यू के अंदर है ना बहुत सारा फूड मटेरियल प्रेजेंट है। अब ये मटेरियल क्या करेगा, जो आपका एम्ब्रियो है जो डेवलप होने वाला है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन होती है ताकि क्या बन सके, फ्री न्यूक्लियाई बन सके। कभी कभी आपने देखा होगा कोकोनट का जो आप पानी पी रहे होते हैं, ठीक है, आप कोकोनट वाटर जो पी रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। उसका काम क्या था, वो वहां पर कोकोनट को फॉर्म करने वाला था, उसके एम्ब्रियो को डेवलप करने में उसकी हेल्प करने वाला था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला था, जो न्यूट्रिशन आपने ले लिया। तो ये क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। उसके बाद आता है हमारा एम्ब्रियो। तो हमारा जो एम्ब्रियो है जो माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट है वो क्या करना शुरू कर देगा, अपने आप को मैच्योर करना शुरू कर देगा। ठीक है, बहुत सारी इसके अंदर क्या होगी, डिवीजन होगी, और इसके अंदर एंडोस्पर्म फॉर्म हो चुका है जिसको क्या करने वाला है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, अब जो जाइगोट है पहले उससे क्या बनेगा, प्री एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से वो ग्लोबुलर शेप का होगा, फिर वो हार्ट शेप्ड बनेगा, फिर वो मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। ये देखो, ठीक है, पहले क्या है, एम्ब्रियो प्री एम्ब्रियो स्टेज में है, फिर उससे क्या बना, ग्लोबुलर बना, फिर हार्ट शेप्ड बना, और फिर आपको क्या मिल गया, मैच्योर एम्ब्रियो मिल गया है। अब हमारे पास है ना मोनोकोट एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होता है और डाइकोट एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने डाइकोट एम्ब्रियो को। तो हमारे डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलता है और दो कॉटलिडेंस प्रेजेंट होते हैं। इसको इसका नाम डाइकोट मिला ही किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टू कॉटलिडेंस प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, जो क्या फॉर्म करने वाला है, प्लूम्यूल फॉर्म करने वाला है, शूट टिप को फॉर्म करने वाला है। ठीक है, इसका जो नीचे वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और ये क्या फॉर्म करने वाला है, रेडिकल और रूट टिप को फॉर्म करने वाला है। और हमारी जो रूट टिप है वो किससे कवर्ड रहती है, रूट कैप से कवर्ड रहती है। उसके बाद आता है हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो, वो किससे बना होता है, सिर्फ एक ही कॉटलिडन उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो हमारी ग्रास फैमिली होती है वो किस टाइप की होती है, मोनोकोट होती है। ठीक है, अब ग्रास फैमिली का जो कॉटलिडन है उसका एक स्पेशल नाम है, स्क्यूटिलम बोलते हैं उसको हम। ठीक है, ये एक साइड पर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। अब यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, इसके लोअर एंड में आपको क्या दिखाई देगा, रूट कैप प्रेजेंट है और एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ प्रेजेंट है जिसको हम कॉलीरिजा बोलते हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। ठीक है, एपिकोटाइल क्या फॉर्म करती है, शूट फॉर्म करती है, हाइपोकोटाइल क्या फॉर्म करती है, रूट फॉर्म करती है। ठीक है, ये देखो, ये है हमारा डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। ठीक है, तो मोनोकोट वाले में आपको स्क्यूटिलम दिखाई दे रहा है, कोलियोपेटाइल दिखाई दे रहा है, शूट एपेक्स दिखाई दे रही है, रेडिकल दिखाई दे रहा है, रूट कैप दिखाई दे रहा है, और कॉलीरेजा भी दिखाई दे रहा है। और हमारा जो डाइकोट है उसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्लूमोल दिखाई दे रहा है, दो कॉटलिडेंस प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है, और रेडिकल प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है। अब उसके बाद आता है सीड।
तो आपको पता है ये सारा का सारा प्रोसेस हो ही क्यों रहा था, एंजियोस्पर्म में ये सब कुछ होता ही किस लिए, ताकि सीड का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमें मिलता क्या है, यहाँ पर सीड्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सीड्स है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, जिनके अंदर कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचा है, वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि जितना भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट था वो पूरा इस्तेमाल हो गया है क्या करने के लिए, एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। जैसे कि हमारी जो मटर है, हमारी जो मूंगफली है, उसमें क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का वो एग्जांपल है, क्योंकि पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है। फिर आते हैं हमारे एल्ब्यूमिनस सीड, इसमें है ना कुछ पार्ट बच गया है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो हो गया है कंप्लीट, उसके बाद भी है ना कुछ पार्ट रह गया है एंडोस्पर्म का, ठीक है। तो एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल कौन है, हमारा जो वीट है, हमारा जो मक्का है, हमारा जो बार्ले है, हमारा जो कैस्टर है, वो सब किसके एग्जांपल है, एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ब्लैक पेपर और बीट है, उसके अंदर है ना आपको न्यूसिलस के रेमिनेंट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, पेरिस्पर्म बुलाते हैं। ये पर्सिस्टेंट न्यूसिलस जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको हम क्या टर्म करते हैं, पेरिस्पर्म टर्म करते हैं। अब आपको पता है हमारे जो ओव्यूल्स है वो सीड फॉर्म करते हैं, और हमारी जो ओवरी थी, फ्लावर की जो ओवरी वाला पार्ट था, वो जब पक जाता है, राइपन्ड ओवरी क्या कहलाती है, फ्रूट फॉर्म करती है, ठीक है। जैसे कि सोचो आप प्लम खा रहे हो, तो प्लम का जो आउटर वाला पूरा पोर्शन आप खा रहे हो, तो आप क्या खा रहे हो, राइपन्ड ओवरी को खा रहे हो। उसके अंदर से जो आप सीड निकलेगा वो क्या है, ओव्यूल्स है, ठीक है। वॉल ऑफ दी ओवरी जो है वो क्या फॉर्म करती है, फ्रूट की वॉल को फॉर्म करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट थे, हमारे ओव्यूल्स को जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट थे, वो क्या करते हैं, खुद को हार्ड बना लेते हैं, ताकि वो क्या किसका काम कर सके, सीड कोट का काम कर सके, ठीक है। यानी कि जो हमारा सीड है, कभी कभी वो इनक्लोज रहता है, बाहर उसके एक सीड कोट प्रेजेंट होता है, तो वो सीड कोट और कुछ नहीं होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। वो इंटेग्यूमेंट्स हार्ड हो चुके हैं और उनसे क्या बन गया है, सीड कोट बन गया है, ठीक है। अब माइक्रोपाइलर एंड जो था, वहां पर एक स्मॉल पोर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उसी के थ्रू तो जर्मिनेट हो पाएगा ना। जब आप अपने सीड को जमीन में डालते हो, उसमें आप पानी देते हो, थोड़े दिन के बाद आप देखते हो वो स्वेलन हो जाता है और फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर अब ऑक्सीजन जा रहा है, वाटर जा रहा है, सीड जर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो वहां पर एक हल्का सा पोर जो है वो प्रेजेंट होना जरूरी है। फिर आता है डोरमेंसी। तो डोरमेंसी एक उस पीरियड को कहते हैं जब आपका एम्ब्रियो जो है वो एक ऐसी स्टेट में एंटर कर जाता है जहां पर वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करता, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट पीरियड बोलते हैं, डोरमेंसी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रूट्स। तो हमारे फ्रूट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं ट्रू फ्रूट और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। तो सच्चे फल वो होते हैं जो सिर्फ किससे बने होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो फ्रूट पोर्शन है वो किससे बना हुआ है, सिर्फ ओवरी से बना हुआ है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रू फ्रूट बुलाते हैं। जैसे कि हमारे मैंगो में होता है, कोकोनट में होता है। फॉल्स फ्रूट हम उसको बोलते हैं जिसमें ना ओवरी तो प्रेजेंट है, लेकिन उसमें है ना कुछ पार्ट थैलेमस का भी प्रेजेंट है, थैलेमस से भी क्या हो रहा है, आपका फ्रूट बन रहा है, उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि हमारी स्ट्रॉबेरी, हमारी काजू, वो किसका एग्जाम्पल है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। उसके बाद एक डिफरेंट कैटेगरी होती है हमारे पास फ्रूट की, जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली बन जाते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बुलाते हैं, ठीक है। और इसको पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस करने के लिए हम बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन की मदद लेते हैं, और ऐसे जो फ्रूट्स बनते हैं ये सीडलेस होते हैं। जब भी कभी आपने बनाना खाया तो आपने देखा होगा उसके अंदर कोई सीड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। सीड्स क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि सीड्स का मिलने का प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ ही नहीं है, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड्स कैसे फॉर्म हो जाएंगे। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये है हमारे फ्रूट्स, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रॉबेरी है जहां पर थैलेमस वाला पार्ट भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। आता है एपोमिक्सिस क्या होता है और पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब एसेक्सुअली हमें सीड्स मिल जाते हैं, यानी कि है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है प्लांट के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, फिर भी सीड्स बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ना तो फर्टिलाइजेशन हुआ, ना मियोसिस हुई, और फिर भी सीड्स बन गए हैं। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या टर्म करते हैं, एपोमिक्सिस बुलाते हैं। और ऐसा हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, एस्ट्रिएसी फैमिली और ग्रासिस फैमिली के अंदर ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना ही आपको सीड्स देखने को मिलेंगे। फिर एक दूसरा फिनोमेना होता है पॉली एम्ब्रियोनी। तो आपने है ना कभी कभी देखा होगा कुछ ओव्यूल्स के अंदर है ना एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियो बोलते हैं। जैसे कि अगर कभी भी आप लेमन को कट कर रहे हो, आप संतरों को कट कर रहे हो, तो उसके अंदर से जो इतने सारे बीज आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट, मैंगो, वो सब किसका एग्जाम्पल है, पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।